जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 30 और 31, 30th एंड 31 एनपीओ अकाउंट्स डी के गोयल का। जो स्टूडेंट्स 27वां 28वां और 29वां क्वेश्चंस थे वो सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। अब 30th एंड 31 क्वेश्चन नंबर, ओनली ये 2 क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमने कंज्यूमेबल गुड्स की आइटम्स को कैलकुलेट करना है। इसके रिगार्डिंग बच्चे मैं आपको पहले एक बारी आपकी लास्ट थ्योरी से कंप्लीट जो यहाँ पर बुक में गिवन है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, ध्यान से देखना। हेडिंग देखिए क्या है, पेज नंबर 1.32 है आपका, पेज नंबर 1.32। ठीक है जी, और यहाँ से स्टार्टिंग है, न्यू टॉपिक है और इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है जो इससे रिलेटेड गिवन है। देखिए ये क्या चीज़ होती है, कंज्यूमेबल, कस्टमर कंज्यूम गुड्स। ठीक है, कुछ आइटम्स, सपोज ऑफ दैट, देखिए यहाँ पहले पढ़ते हैं चलो। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि प्रेषण में प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक भी दिया हुआ होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है और वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के क्रय के लिए भुगतान की गई राशि भी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दी गई होती है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि अगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अगर हमने इसके रिगार्डिंग कुछ पेमेंट की है वो भी गिवन होती है। कौन सी वस्तु होती है ऐसी वस्तुओं को उपभोग होने वाली, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स ऐसी आइटम्स होती हैं जैसे कह लीजिए ब्रेड, बटर, जो हम स्टॉक करके नहीं रख सकते, पर जैसे जैसे हमारी नेसेसिटी होती है वैसे वैसे हम डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, उसकी सप्लाई लेते रहते हैं स्टॉक की, जैसे कि खाद्य सामग्री, फूड स्टफ्स, मेडिसिन्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी आदि। ऐसे पदार्थों के संबंध में आय व्यय खाते में लिखी जाने वाली राशि निम्न विधि से निकाली जाती है। यहाँ पर बच्चे 70 नंबर क्वेश्चन में इसके 2 मेथड्स दिए हुए हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर क्या है, परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आप लगा के चलिए कि एक हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ पर इंजेक्शंस, बैंडेज, मेडिसिन, सिरप, ठीक है, आई ड्रॉप्स, ये रेगुलर बेसिस पे उन्हें चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। वो स्टॉक करके नहीं रखते क्योंकि एक्सपायरी का चक्कर रहता है कि सेल हो या ना हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ऐड, हमेशा ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। ये इस वाली बात को तो बिल्कुल दिमाग में रट लेना है आपने। जो ये बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली साइड जाएगा। ठीक है जी, इन पदार्थों के प्रारंभिक स्टॉक को प्रारंभिक स्थिति विवरण में तथा अब ये भी एंड में, जो एंड में स्टॉक शेष बच जाता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि इनकम एंड एनपीओ के केसेस में, एनपीओ के क्वेश्चंस जब हम रेडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है। ये स्टॉक की बात कह रहा है कि अगर ओपनिंग स्टॉक है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पर बच्चे 17th नंबर क्वेश्चन गिवन है, स्टेशनरी ऑफ स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, क्रेडिटर्स। देखिए स्टॉक, स्टेशनरी, सपोज ऑफ दैट पेन, पेंसिल, पेपर, रजिस्टर, ठीक है जी, स्केल, इरेजर्स, पेंसिल्स, ये सब कुछ। अगर हमने कहीं से स्टॉक मंगवाया था तो इट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स भी थे, हमारी देनदारी भी बनती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, पर इसका हमने एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बच्चे ये वाला तो है फर्स्ट मेथड, ये वाला। ठीक है जी, और ध्यान रखना 16-17 मेरा सेशन है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग और क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, ये वाली अमाउंट हमने कैलकुलेट क्या करना होता है, बेसिकली ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिस।
यानी कि 25,000 हमने पे की है 16-17 में, पर ये सब कुछ ऐड लेस करके हमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही अमाउंट स्टेशनरी की कैलकुलेट करके दिखानी होती है। एक बारी पहले कंप्लीट क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ तक कैलकुलेट करके बस यहाँ पे शो ऑफ कर देना। जो अभी हमने रीड किया था क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐसे दिखानी होती है। क्लोजिंग दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। जो क्रेडिटर्स और स्टॉक ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ये इसका अल्टरनेटिव वे है। ठीक है, हम लोग वैसे इसी वे से करते हैं जो फर्स्ट मेथड है। कुछ स्टूडेंट्स को मे बी ये वाला मेथड इजी लगे। इसमें स्टूडेंट्स करना क्या होता है, देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, करंट लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट कर देना है। और हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितनी पेमेंट करी है, 25,000 की करी है, ये भी पोस्ट कर देना, गिवन है ये भी। BF बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है जी, बैलेंस ये लिखा हुआ है देखो, BF बीइंग परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग 16-17, यानी कि हमने 23,200 का सामान पूरे सेशन में परचेज कर लिया था, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। फिर इस बैलेंसिंग फिगर का करना क्या होता है, यहाँ पे इसको पोस्ट करना है नंबर 1, ये वाला। और ये क्या है, 4,000 स्टॉक क्या है, करंट एसेट है। इसका डेबिट बैलेंस किधर लिखा जाता है, हमेशा डेबिट साइड, क्रेडिट इस साइड। ठीक है, यानी कि सॉरी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग यहाँ पर क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, यानी कि 24,200, यानी कि जो हम फिगर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिवली यानी कि और लिख लीजिए, आप चाहे इस वे से फाइंड आउट कीजिए चाहे इस वे से, 24,200 आंसर आ रहा है और यहाँ पर भी 24,200 आंसर आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। अब हम फर्स्ट वाला फिर से डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टार्टिंग करनी है इसकी। देखिए, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, हेडिंग देना है अकेला एक हेडिंग सिंगल टाइम, क्योंकि हमने यही बेसिकली कैलकुलेट करनी है कॉलन लिखकर। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी 25,000 की। अब जी खुद सोचिए, 25,000 की स्टेशनरी मेरे को स्टार्टिंग में दिखा रहा है, क्रेडिटर्स है कहता बिगिनिंग में, कितने हैं क्रेडिटर्स बिगिनिंग में, 7,200। तो क्या ये मेरे होंगे, नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने इस सेशन में परचेज करी है स्टेशनरी, तो ये जो देनदारी है मेरी डिस्पेंसरी है, मेरे NGO ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो देनदारी है वो मेरे इस सेशन की नहीं है। मैं क्या करूँगा, 7,200 को यहाँ पर हम लेस कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या दिखाया गया, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, ये बिगनिंग शब्द देखना बस आपने कि स्टार्टिंग में ही क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि देनदारी है। अब जी ऐसे ही ये देखिए, क्रेडिटर्स एट द एंड, ये अंडरस्टूड है बात, यानी कि ये मेरे क्रेडिटर्स है, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द पीरियड मैंने स्टेशनरी खरीदी है, कभी मई में कभी जुलाई में। ठीक है, जैसे समर सीजन चलता है तो वाटर बॉटल्स, पानी की बोटल्स का रहता है काफ़ी, वैसे सा कुछ परचेज किया। ये वाली मेरी अपनी देनदारी है, ये हम कर देंगे ऐड। अब बच्चे जब ऐड कर देते हैं ना, ये जो अमाउंट आती है इसके आगे आपने ध्यानपूर्वक बच्चे परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द 16-17 लिखना है। ठीक है जी, 23,200 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, जब हमारे पास कंज्यूमेबल आइटम्स आ जाएं तो उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस कर देंगे। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। बच्चे ऐसा क्यों करना होता है, देखिए अब हम उसी सेशन का फाइंड आउट कर रहे हैं।
जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसका मेरे सेशन से कोई लिंक नहीं, वो बच गया, वो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट सेशन में जाकर ये ओपनिंग बन जाएगा वहाँ पर मेरे पास ये स्टॉक था स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ये था, कुल मिला के 4000 था, अब 3 रह गए, यानी कि 1000 जो स्टॉक है वो मैंने कंज्यूम कर दिया, लगा दिया, बैलेंस 3000 का बचा है। ठीक है, यहाँ से बच्चे ये वाली लाइन ध्यान रखना, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17, ये इसी अमाउंट के आगे ध्यान से लिखना है बस, अदरवाइज ये आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपको इसका दिखा दिया बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है। अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं जो MCQs कर रहे थे। ये क्यों दिखाया गया है आपको, क्योंकि जो 30वां और 31वां क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिमिलर सेम वैसा सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको वैसे मैंने कॉपी पे कर रखा है, मैं वहीं से दिखा देती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, उन्होंने कहा है हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाली अमाउंट कहते हैं। वैसे तो हम 60,000 दिखा रहे हैं आपको स्टेशनरी की, जो कंज्यूम्ड स्टेशनरी है 60,000 दिखा रहे हैं 18-19 की, पर ये चारों एडजस्टमेंट करने के बाद आप कितनी कैलकुलेट करके बताओगे। आंसर वैसे है 57,800। ठीक है जी, आया कैसे बच्चे, इसको हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ना सब कुछ। चलिए, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड आप ऐसे ही लिखोगे और उसके बाद लिखोगे जी पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, कितने की, 60,000 की पेमेंट मेड फॉर कर दी। उसके बाद बचे स्टेशनरी का देखिए स्टॉक स्टेशनरी का। ठीक है, स्टेशनरी का ये क्या है जी, 8,000 क्रेडिटर्स, बिगिनिंग में क्रेडिटर्स स्टेशनरी के, यानी कि ये क्या चीज़ है, मेरी देनदारी स्टार्टिंग में है बट मेरी नहीं है, मेरी देनदारी 6,000 वाली होगी, 8,000 हम लेस कर देंगे, यानी कि ये पिछले साल के खड़े हैं, पिछले सेशन के खड़े हैं, जो उन्होंने स्टेशनरी परचेज की थी, कंज्यूम करी थी, उसके अभी तक पैसे नहीं दिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना स्टार्टिंग दिखा रहा है, स्टार्टिंग में। अच्छा जी, ये क्या कब दिखा रहा है, 31/3/19 को दिखा रहा है। ये क्रेडिटर्स देनदारी, यानी कि अभी मैंने देने हैं, ये 31/3/19 को, क्योंकि मैं बना भी रहा हूँ अपना सेशन 18-19 का, तो 6,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, देखिए ध्यान से, ये तो 60,000 जो कॉमन पेमेंट दी होती है वो है, लेस मेरे नहीं है तो 8,000 लेस कर देंगे, 6,000 मेरे अपने थे उसको हम ऐड कर देंगे। अब जो स्टूडेंट्स ये आ गया 58,000, इसके आगे क्या लिखोगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 18-19, बस इसके बाद आपने फिर सिंपल सी बात है, बिगनिंग का स्टॉक ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टॉक होता है, पूरा सेशन हम कंज्यूम करेंगे, इसको कंज्यूम करने के बाद एंड में कम ज़्यादा हो सकता है कि कितना रह गया। ठीक है, हमारे पास स्टॉक यहाँ पर हमने 58 था जी, ठीक है, 3,000। ठीक है, और यहाँ पर क्यों दिखा रहे था, आप स्टूडेंट्स कहोगे कि बढ़ कैसे गया अगर कंज्यूम कर दिया, हो सकता है कि हमने, क्योंकि ऊपर देखिए ना क्रेडिटर्स क्यों इंक्रीज हुए हैं, हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड हमने और स्टॉक मंगवा लिया हो और यूज़ ना हुआ हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस बात का बस आपने याद रखना है, बिगिनिंग का ऐड और लास्ट वाला लेस। 57,800 हमारा 30वें क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ। जो 31 के क्वेश्चन है बच्चे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, यहाँ स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, 31 में मेडिसिन्स कंज्यूम्ड फाइंड आउट करनी है। अब 31 में आपने क्या सोच के चलना है कि आपने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है, उसके लिए जो मेडिसिन्स आती जाती रहती हैं, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग सारी एडजस्टमेंट है। इन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है, पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन्स ड्यूरिंग 18-19 वॉज 2,50,000, यानी कि जो पेमेंट कहते हमने करी है वो 2,50,000 की करी है। ठीक है, और एक थोड़ा सा याद रखना, जितनी बेटा यहाँ पर अमाउंट गिवन होती है ना, उसके आसपास की अमाउंट का आंसर होएगा। वैसे तो सभी एक जैसी नज़र आ रही है, पर थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि अगर कुछ काफ़ी दूर की अमाउंट गिवन होगी तो वो आंसर नहीं होगा इसका। चलिए, अब इसको भी कैसे फाइंड आउट करेंगे।
देखिए 2,50,000 है, 10,000 कह रहे कि अनपेड फॉर मेडिसिन, मैंने मेडिसिन मंगवाई थे पर पैसा पेमेंट नहीं करी थी। कब की बात कह रहा है? 31/3 की, यानी कि मेडिसिन के बारे में बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कह रहा है। मेरा तो सेशन पूरा चलेगा ना 12 मंथ का यहाँ से, ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग में ही कह रहा है। इट मीन्स ये 10,000 जो आउटस्टैंडिंग पड़ा है, मेडिसिन तो मैंने मंगवा ली थी अपनी चैरिटेबल डिस्पेंसरी के लिए, पर ये लास्ट ईयर का पड़ा है, मेरे नहीं है पैसे, ये लेस 10,000 कर देंगे। अब 12,000 क्या कहता है, फिर इस वाली लाइन को पढ़िए, इसको साथ रखकर और ये चीज़ साथ, अनपेड फॉर मेडिसिन 31/3 को। अब पूरा 12 मंथ मैंने काम किया, मेडिसिन मंगवाई, ठीक है जी, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, कभी पेमेंट कर देता था, कभी और मेडिसिन मंगवा लेता था। इट मीन्स 12,000 किसका है? हमारा अपना है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अब बच्चे ये आ गया स्टॉक। स्टॉक की तो वैसे ही सिमिलर एंट्री है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ तक आपने पहले क्या निकाल लेना है, यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग 18-19, देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे। ऐसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 18-19 बनाओगे। ऐसे बच्चे ये इसका परफॉर्मा बनाओगे, पापा वाला परफॉर्मा कह लेते हैं बेसिकली इसको, पार्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है, कैश बुक की तरह ही होता है। हेडिंग क्या दोगे बच्चे यहाँ पर आप? टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। हेडिंग ये देने के बाद ये अलग से लाइन नहीं लिखी जाएगी, पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन 18-19 2,50,000 लेस अनपेड फॉर मेडिसिन, ये लिख दोगे, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको एकदम से पता लग जाएगा कि ये तो 17-18 की बात कर रहा है, मेरा सेशन तो 18-19 का, इट मीन्स ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। चलिए यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है, हाँ भी ये 18-19 है, इट मीन्स मेरा सेशन है, इट मीन्स मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब बच्चे ये वाली लाइन के लिए मैं बारी बारी कर रही हूँ, ये ध्यान से लिखनी है, कई बारी हम भूल जाते हैं ये वाला हेडिंग देना इसको, ठीक है, कि आया क्या है हमारे पास, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग 18-19, क्योंकि ये परचेज का काम चल रहा था, यहाँ पर परचेज कर लिया, ठीक है, यहाँ से तो हमारा लिंक हो रहा था क्रेडिटर के साथ कि क्या आया क्या नहीं आया, वो चीज़ चल रहा था। अब हमारे अपने दफ्तर की बात है, अपनी डिस्पेंसरी की बात है कि क्या यूज़ कर चुके या क्या पड़ा है, ठीक है, वो वाली बात स्टार्ट होगी। स्टॉक बिगनिंग वाला स्टार्टिंग वाला ऐड करके चलना है, और एंड में बच गया, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक होता है ना, ये लेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो बच्चे बचा हुआ स्टॉक है, देखिए खुद सोचिए, उसकी कोई मनी मेजरमेंट वैल्यू तो है ना, पर वो पड़ा वहीं रहेगा आपकी डिस्पेंसरी में। अगर मनी वैल्यू है तो वो नेक्स्ट सेशन में काउंट होएगी, हाँ भी ये 5 लाख की अमाउंट का ये सामान है, पर इससे क्योंकि हम बेच तो मतलब कि वो यूज़ तो नहीं ना हो रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा इस सेशन में, एज इट इज़ पड़ा है, ठीक है, इसलिए उसको लेस कर देते हैं, यानी कि मेरे सेशन में हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, वो वाले को लेस करके हमारे पास बचे आंसर आएगा 2,47,000, 31 का आ गया जी, 2,47,000, हाँ जी ठीक है, हो गया। चलिए 32 क्वेश्चन देखिए बच्चे, सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ बात कर रहा है कि इफ़ अ जनरल डोनेशन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट, कहते हैं अगर जनरल डोनेशन आती है बड़ी अमाउंट की, बहुत ज़्यादा राशि की अमाउंट आती है, रिसीव्ड बाय अ स्कूल, दैट डोनेशन इज, स्कूल रिसीव करता है तो वो डोनेशन हम क्या मानेंगे उसको, कैपिटल, हमेशा याद रखना, कैपिटल नेचर मोटे खर्चे, मोटी इनकम, रेवेन्यू छोटे की बात करता है, ठीक है, तो बड़ी अमाउंट आएगी तो कैपिटल रिसीप्ट होएगी, लाइबिलिटी होएगी। ऐसे ही अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 32 जैसा ही, 33 में क्या करें, एक जनरल डोनेशन आई है पर वो स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, रिसीव्ड बाय स्कूल, स्कूल को मिली है, स्कूल को रिसीव हुई है, छोटी अमाउंट है, दैट डोनेशन विल बी शोन, कहाँ पर शो की जाएगी, ठीक है जी। देखिए बच्चे वैसे नेक्स्ट पेज में इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन सिंपल आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में वैसे पूछता है कि आंसर दीजिए, चॉइस नहीं है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, क्योंकि जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन हम स्पेसिफिक तो ये स्पेसिफिक ही मान लीजिए, स्पेसिफिक, ठीक है, ये लाइव बैलेंस शीट में जाएगी, ये जनरल है, सिंपल डोनेशन है, वैसे ही देगा, छोटी सी अमाउंट की आते जाते देंगे,
तो इसको हम दिखाते होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑप्शंस ही नहीं दी हुई इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। फिर हम यहाँ पर क्या कह के चलेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, इसका सी आंसर आ जाएगा, ये याद रखना बात। चलिए 34, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कहते जो नीचे आइटम्स गिवन है इनमें से कौन कौन सी आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो की जाती है एनपीओ के। एक बात याद रखना, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो प्योरली कैश बेसिस पर होता है, प्योर। ठीक है, कैश +1 अकाउंट्स में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस 2 कंसेप्ट पढ़े थे। एक्रूअल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, सब कुछ उसमें चला जाता है। कैश बेसिस मतलब प्योर कैश। तो यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं आएगी, 34 का आंसर आएगा बेटा डी। देखिए एक्रूड अर्न कर ली पर आई नहीं है, कमा चुके हैं पर आई नहीं है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो मानता है मेरे हाथ में पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए बस। ठीक है जी, फुली लिक्विड टाइप की नेचर का है, लिक्विड, फुली लिक्विड नेचर का है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग देनी रहती है, आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर की है, लॉस है अपना, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ये तो वैसे भी डेप्रिसिएशन आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं, इट मीन्स डी आंसर है। चलिए 35 का आंसर देखिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चे अभी अभी हमने ऊपर लास्ट 34 में डिस्कस किया, 35 में हमारा आंसर आने वाला है बी। क्यों? देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हो चुका यानी कि कैश या आ चुका या जा चुका, सिर्फ वो आइटम्स आएंगी यहाँ पर। यहाँ पे ना इन्होंने पूछा कि नॉट शोन, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आ चुकी है। ठीक है, एडवांस में हमारे पास सब्सक्रिप्शन की चंदे की फीस आ चुकी है। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी कि ये भी आ चुकी है, पिछले साल की रिसीव हो चुकी है। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी कि ये हमारे हाथ से ना आई है ना गई है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इन्होंने नोट बोल दिया यहाँ पर। हमारा आंसर क्या आएगा जी बी, यानी कि कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बस आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है हमारा अकाउंट। ठीक है, हमारी बुक से आउटस्टैंडिंग दिखा रही है, बैलेंस शीट में दिखाई जाती है बेसिकली ये जो ड्यू वाली अमाउंट होती है। 36 देखिए जी, 36 इसी से रिलेट करता है 35 से। 35 में तो नोट पूछ लिया था उन्होंने, 36 में बच्चे नोट नहीं है, उन्होंने पूछा कि कौन सी आइटम्स है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाई जाती है। देखिए सब कुछ हो चुका है, देखिए कैश की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम चंदा प्राप्त किया, ये आ चुका है ना, मतलब पिछले वर्ष का चंदा प्राप्त किया, चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया, यानी कि हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी ऑप्शंस आएंगी। या बच्चे इसको बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट को ना समझने की कोशिश करनी है। जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, बस इन्होंने कह दिया था कि ड्यू है, देनी रहती है, पर दी नहीं अभी। ठीक है, यानी कि हम अर्न कर चुके हैं, हमें हमारे पास आनी है ना, सब्सक्रिप्शन क्या है, फीस है हमारी। जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ मेंबर्स हैं, उनकी फीस हमें देनी रहती है, उन्होंने आनी रहती है। अर्न कर चुके हैं पर आई नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, पर आई तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ये इसका 35 का बी आंसर है, 36 का डी आंसर है। बच्चे इसी के साथ ही आपके जो ये वाले हमने हिंदी मीडियम की बुक से स्टार्ट किए थे कंप्लीट होते हैं 36 क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है, और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग अवर चैनल, और काइंडली मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, सब्सक्राइब करना। होप्स हो कि मैं कंप्लीट पूरा +2 का अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सब न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि सॉल्यूशन के साथ समझा भी सकूँ आपको, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी अपलोड कर सकूँ नोट्स बनाकर। थैंक यू स्टूडेंट्स।